चलिए अब देखिए यहाँ पे +2 +3 +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन उसका बॉन्ड में जा सकता है। आप देखिए स्कैंडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो Ar 4s2 N3d ये हो गया। मान लीजिए पहले तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा बॉन्ड में, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में गया ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, और ये भी चला गया तो ये तो जा नहीं सकता है 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो जितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में जाता है उतना ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। पॉसिबिलिटी यहाँ पे 2 और 3 का है। वो कंपाउंड में देखेंगे ना, कंपाउंड देखेंगे अलग अलग कंपाउंड बनता है, कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट निकलता है। बताइए और कुछ क्वेश्चन है। कंपाउंड में अलग अलग कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। 7 होगा, देखिए मैंगनीज का देखते हैं, देखते हैं 2 और 5 7 होता है ना। तो आप देखिएगा इस कंपाउंड में आप देखिएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, KMnO4 7 ये, तो यहाँ पे देखिएगा MnO4 माइनस, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 7 बॉन्ड बन सकता है यहाँ पे, क्रोम मैंगनीज 7, 2 से 7 तक बन जाएगा, 2 3 4 5 6 7। ठीक, चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ +2 भी होगा, +2 +3 +4 और 5 भी जाएगा, +5 भी जाएगा यहाँ पे, +2 +2 +2 +3 +4 +5 +6, कौन सा +1, देखिए हो, हाँ है, ठीक है, +1 भी है, +1 भी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ +2 से लेकर +7 तक जाएगा, है ना, पूरा जाएगा यहाँ तक। अब उसके बाद घटेगा, आयरन का केवल 2 ही होता है, +2 एंड प्लस, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ इधर से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, उसके बाद घटेगा इधर से करके। अब देखिए पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाता है ना, वहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, फिर बॉन्ड में नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बता रहे हैं, देखिए सारा जगह कॉन्सेप्ट मत लगा दीजिएगा, कॉन्सेप्ट के अलावा भी प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्व किया जाता है ना, कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अब बोलिएगा कि सर यहाँ पे 8 गो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 2 गो 6 गो 8 गो चल जाए, कंपाउंड एग्जिस्ट तो करना चाहिए। प्रैक्टिकली देख रहे हैं कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्या करेंगे। तो आयरन का ऐसा भी आप जानते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +2 एंड पेरिस्फेरिक होता है, उसके अलावा कुछ होता है क्या है, +2 और +3, किसमें हम क्या बोले, खाली वहां मत जाइए ना, आप प्रैक्टिकली भी देखिए, कंपाउंड बना रहे हैं हम, कंपाउंड अनस्टेबल होगा तभी ना नहीं बन रहा है वो, ये भी तो है। केवल लॉजिक पे मत जाइए, लॉजिक पे होता तो एक्सेप्शन क्यों आता, सारा कुछ लॉजिक पे चल जाते हैं हम लोग, एक्सेप्शन आता क्या, नहीं आप ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। ये वाला हाफ पोर्शन में क्या है, देखिए हाफ पोर्शन है कहाँ पे, किसमें, यहाँ पे, वही तो हम बोल रहे हैं, बहुत चीज प्रैक्टिकली भी देखा गया, कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। चलिए लॉजिकली आपको ये फिट हो रहा है, +6 +7 हो जाना चाहिए था, कंपाउंड बना रहा है, बन ही नहीं रहा है, स्टेबल हो ही नहीं रहा है, क्या करेंगे, समझ में आया। जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट कर रहा होता है, केवल उसी को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, कितना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम दिखा रहे हैं। होता है ना सर, हाई ऑर्बिटल रहते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होता है, हम 5 को भरने के बाद वो हाफ फील्ड स्टेबल हो गया सर, ठीक है भाई, उसको भी नहीं उसको उस ढंग से भी आप बना सकते हैं। अगर हाफ फील्ड है तो फिर यहाँ पे मैंगनीज में, फिर मैंगनीज हाफ फील्ड हो जा रहा है, बन तो रहा है ना कंपाउंड, हाफ फील्ड होने पर भी बना रहा है ना कंपाउंड। तो देखिए सारा कुछ वही कॉन्सेप्ट में मत जाइए, कुछ प्रैक्टिकली भी देखना होता है हम लोग, समझ में। वैसा एक्सप्लेन हम भी कर सकते थे, वैसा होता है, लेकिन नहीं होता है, कुछ थ्योरी पर जाइए, कुछ प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता होता है ना, बस और कुछ नहीं।
आपको बस एनालिसिस करना है कितना कितना ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ कहाँ से, क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, आपको वेरिएशन नहीं पूछेगा कैसे कैसे वेरी कर रहा है, क्यों वेरी कर रहा है, क्योंकि उसका एक्सप्लेन सही एक्सप्लेनेशन है ही नहीं है, तो आप कहाँ से एक्सप्लेन करिएगा उसको। समझ में आया? हाँ अब सब बन जाएगा। अब मेरा पढ़ लीजिए, उसके बाद नहीं बनेगा तो देखेंगे हम लोग, है ना। पहले लिख लीजिए, चार्ट को लिख लीजिए। +2 +3 +4, ये दोनों अनस्टेबल है, इसको दोनों को अनस्टेबल कर लीजिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट से बहुत क्वेश्चन आएगा, देखेंगे हम लोग। ये दोनों +4 दोनों अनस्टेबल है। +1 बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, जैसे सिल्वर हो गया, सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है 1, लेकिन कहीं कहीं पे उसका 2 भी देखा गया है, वो एक्सेप्शनल केस है, देखेंगे उसको भी हम लोग। रेयर केसेस में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करेगा। ये स्टेटमेंट आ जाएगा अभी मेरे पास, स्टेटमेंट हम लिखवा देते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड कर रहा होता है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्टेटमेंट आ जाएगा, इसीलिए लॉजिकली उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग। स्टेटमेंट हम लिखवा दे रहे हैं, उतार लीजिए। हो गया। कॉपर का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, क्यूप्रस क्यूप्रिक, जानते हैं क्यूप्रस क्यूप्रिक, है ना, फेरस फेरिक। हाँ बता रहे हैं वो, सब स्टेटमेंट अभी लिखने जा रहे हैं, आपका डाउट इनका डाउट सब एक साथ आ जाएगा अभी। हटाए। हाँ हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब स्टेटमेंट सबका, इनका भी डाउट क्लियर हो जाएगा अभी, सारा कुछ हम लोग अब जो बोल रहे हैं धनंजय जी का भी क्लियर हो जाएगा। एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक, एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। This is due to less energy difference,
प्लस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन NS and N-1D ऑर्बिटल्स। अब समझ में आया आपका एक्सप्लेनेशन समझ में आया। देखिए कि जो 4s है और 3d है, दोनों का एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत कम। तो इसका भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चल जाएगा, उसका भी चल जाएगा। एनर्जी गैप क्या होता है दोनों का, समझ में आ गया। अभी तो क्वेश्चन अभी दिए थे, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। अरे ऑक्सीडेशन स्टेट में मैक्सिमम क्वेश्चन तो चलिए यहाँ हो गया, ये समझ में आया। फिर से समझा रहे हैं। देखिए ये ऐसे ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। मान लीजिए ये 3d है और ये 4s है। इसका और इसका एनर्जी का गैप क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ns, और ये वाला क्या बोलेंगे, N-1d। तो इसका जो एनर्जी का गैप जो होता है बहुत कम होता है, एनर्जी गैप बहुत कम होता है। तो यहाँ वाला भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चल जाएगा, यहाँ वाला भी चल जाएगा। लेकिन इसके बीच में एनर्जी गैप ज्यादा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में नहीं जाएगा, यहाँ से ये दोनों वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में जाएगा। वही चीज एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ। समझ में आ गया, आया आपको क्लियर। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट। अभी धनंजय जी वाला प्रॉब्लम आ जाएगा, अभी उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं, सब कुछ आ जाएगा इसमें, स्टेटमेंट में सब कुछ आ जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट लिखते हैं। फॉर फर्स्ट 5 एलिमेंट ऑफ 3D series highest oxidation state is equal to NS plus N-1D इलेक्ट्रॉन्स। मतलब शुरू से लेकर स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक जाइएगा तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 4s वाला में और 3d में जितना इलेक्ट्रॉन है दोनों को सारा कुछ बॉन्ड में चला जाएगा। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 7। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन NS में जितना इलेक्ट्रॉन है और N-1 में जितना इलेक्ट्रॉन है, सारा इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिएगा, तब यू विल गेट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 7 जाएगा। मैंगनीज तक जाता है, हाफ तक जा रहे हैं हम लोग। फर्स्ट 5 एलिमेंट, 5 मतलब मैंगनीज तक जा रहा है, स्कैंडियम से मैंगनीज तक जा रहा है, वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। नाउ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, केवल नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन, यही ना। मतलब 4s में जितना इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही ना होगा। ये फर्स्ट 5 एलिमेंट्स है 3D सीरीज के। नेक्स्ट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D ब्लॉक एलिमेंट। नहीं, यहां तक ये तो यहां तक 5। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पूरे 3D सीरीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 3D हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ D ब्लॉक +8 होता है मैक्सिमम। और किसका, ऑस्मियम का। तो याद रखिएगा डायरेक्ट डाटा, ऑस्मियम +8 ऑक्सीडेशन। मैंगनीज +7 दिखाता है, ये +8 दिखाता है। ऑस्मियम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8। पीरियोडिक टेबल हर टेबल में होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल रखते हैं तब समझ देखने में। देखिए ऑस्मियम कहाँ पे है ना। चलिए यहां तक हो गया, हटाएं इसको। इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन स्टेट से बहुत क्वेश्चन पूछेगा। होता है NS और क्वेश्चन है कि D ब्लॉक एलिमेंट बहुत ज़्यादा हार्डनेस होता है, उसका क्या है? आएंगे, उसका भी सब प्रॉपर्टी आएगा। हार्ड होने का तो मेटेलिक बॉन्ड से रिलेटेड है। मेटेलिक बॉन्ड किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बॉन्ड में आएगा, वो सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से चला जाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा, फॉर लास्ट 5 एलिमेंट
और लास्ट 5 एलिमेंट। शुरू का 5 एलिमेंट में तो देख लीजिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आता है, हाफ के बाद वाला इलेक्ट्रॉनिक, हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए धनंजय जी आ गया स्टेटमेंट कि ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। कब? हाफ के बाद वाला, आयरन के जिंक के वाला, वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तो वहाँ पे वो कंसेप्ट मत लगा दीजिएगा सर यहाँ पे तो ऐसे दिख रहा था, ये भी जा सकता था, वैसे कहानी नहीं देना हम लोग को, ये नहीं करेगा, बस बात खत्म। जो वो फिजिकली जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखा गया जो एग्जिस्ट कर रहा है बस उसी को लिख दिया गया। हाँ बोलिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ऑक्सीडेशन दोनों एक दूसरे से रिलेशन है। हो गया। नेक्स्ट यहाँ लिख देते हैं वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप while moving down the group the stability of highest oxidation state increases. As energy gap decreases further. आ रहे हैं while moving down the group the stability of highest oxidation state increase. ऊपर से जब नीचे जा रहे हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब ऊपर से नीचे जब जा रहे हैं, मान लीजिए ऊपर वाला कंपाउंड का भी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, नीचे वाला के भी ऑक्सीडेशन स्टेट +7, तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? समझ में आ रहा है? ये एनर्जी गैप डिक्रीज कर रहा है। अब देखिए हम लोग इसको चेक करते हैं, जैसे 3 कंपाउंड लिख रहे हैं, क्रोमियम, ये मॉलिब्डेनम O3 और टंगस्टन O3, 3 कंपाउंड हो गया। ठीक, बताइए स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका? ऊपर से नीचे जा रहे हैं, स्टेबिलिटी बढ़ेगा ना। यही तो देखिए क्या लिखता है ऊपर में, देख लीजिए while moving down the group the stability of the highest oxidation state, और तीनों में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6। यहाँ कितना? +6। इधर भी देखिएगा +6, इधर भी देखिएगा +6। इस तीनों कंपाउंड में पूछ देगा, क्वेश्चन पूछेगा तीनों में विच इज मोस्ट स्टेबल कंपाउंड? सबसे नीचे वाला टंगस्टन ऑक्साइड जो है ये वाला, दिस इज मोर स्टेबल। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गया, हो गया। अब ये डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब दूसरे तरह से क्वेश्चन घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, देखिए कैसे पूछेगा। इस तीनों कंपाउंड में विच हैज द मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर? ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है समझते हैं? इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा कौन? क्यों? फिर से हम जो स्टेटमेंट लिखवाए उसको समझिए, ये स्टेटमेंट से समझिए। आप देखिए ये स्टेबल कंपाउंड है। अच्छा जो स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा भाई? समझ में आ रहा है? डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज किया कि नहीं इसका? समझ में आ रहा है? तो ये स्टेबल है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाएगा? समझ में आया? ऑक्सीडाइजिंग पावर
समझ में आया चीज, क्या बताएं हम, फिर से बता रहे हैं। देखिए इस तीनों कंपाउंड में पूछेगा विच इज द, तीन कंपाउंड लिख देगा, बोलेगा विच इज द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, और चौथा ऑप्शन में लिख देगा ऑल हैव द सेम स्टेबिलिटी या नन ऑफ दिस, ये सब ऑप्शन डाल देगा, कुछ भी डाल देगा। तो पहले तो पकड़ना पड़ेगा कौन कहाँ पे है। ये वाला ग्राफ, ये वाला तो, ये वाला ऐसा वाला ग्राफ दिखाया था ना आप लोगों को, तीन वो ग्राफ बनाए थे कि नहीं ऐसे करके। यहाँ आप तो जानते हैं क्रोमियम के बाद मोलिब्डेनम आता है, फिर टंगस्टन आता है, ये तो मालूम है ना। तो ये सबसे नीचे आ रहा है, तो क्या लिखता है, व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ द हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट। इस तीनों में ऑक्सीजन स्टेट हाईएस्ट पोजीशन पे है, +6 +6 +6 पे है। तीनों कंपाउंड में हाईएस्ट स्टेबिलिटी कौन सा कंपाउंड का, लो, जब से नीचे वाला है, ये हाईएस्ट स्टेबल है। अगर स्टेबल है कंपाउंड, ना तो ये इलेक्ट्रॉन देगा ना तो लेगा, स्टेबल है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका होता है, जिसमें चार्ज जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी उतना ज्यादा होगा कि नहीं। जिसका चार्ज नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी उतना ज्यादा। तीनों में पॉजिटिव चार्ज 666 है, तो कौन लेगा भाई, तो जो अनस्टेबल है वो वही ना लेगा, जो स्टेबल है क्यों लेगा वो। तो ये स्टेबल आपको मान लिए हैं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर इसका सबसे ज्यादा, इसका सबसे, ये समझ में आ गया है। हाँ रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, लेकिन रिड्यूसिंग पावर ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन रहेगा तब ना रिड्यूस करेगा, और देने का भी तो चाहिए ना भाई। अब 6 इलेक्ट्रॉन दे खत्म हो चुका है इसका, इसके बाद तो ऑक्टेट हो गया इसका, अब कहाँ से देगा इलेक्ट्रॉन के, देगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए इसका, जैसे आप क्रोमियम सीरीज में है ना, ध्यान से देखिएगा, क्रोमियम सीरीज में क्रोमियम Ar 4s1 और 3d, और 6 को 6 दे दिया, अब देगा क्या ये, तब कहाँ से देने वाला, ये ना तो देगा ना तो, ये वाला कहानी इसमें, लेकिन ये वाला ऑक्सीडाइजिंग पावर है तो लेने का टेंडेंसी है। चलिए यहां तक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एक और देखते हैं, दूसरा एक सीरीज देख लेते हैं हम लोग, जैसे MnO4 माइनस, मैंगनीज वाला सीरीज देखिए तो PeO4 माइनस और ReO4 माइनस। बताइए, मैंगनीज के नीचे है क्या है, TeO है, एक्टेनियम, TC है, TC है, TC है, टेल्यूरियम हो जाता है ना, TC है, और रुथेनियम है, RE, आर है। चलिए ये हो गया, तो ऊपर से नीचे जा रहा है, यहाँ पे स्टेबिलिटी किसका ज्यादा, ReO4, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज है ना, ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब समझिए इलेक्ट्रॉन लेने का शक्ति, कौन ज्यादा ले सकता है, रिड्यूसिंग पावर इलेक्ट्रॉन देने का, बिना वैसे सब ज्ञान वहीं से प्राप्त होना है, पीरियोडिक टेबल से ही ज्ञान सब प्राप्त होगा, है ना। अध्यात्म का ज्ञान लेने जाइएगा, गीता नहीं रखिएगा कैसे होगा, है। हो गया ना। नाउ आप देखिएगा डी ब्लॉक में वेरिएबल ऑक्सीडेशन सेट होता है, हाँ इसका स्टेबिलिटी कम है ज्यादा है, तो ये सब देखने के लिए हम लोग सिर्फ सेंट्रल एटम पर ही चर्चा करें। सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन सेट पे चर्चा करेंगे, ऑक्सीडेशन। हो गया यहाँ तक, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग डी ब्लॉक का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लिए, अब कैटालिटिक एक्टिविटी पढ़ते हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी।
आप देखिए जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िएगा आप, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक पढ़िएगा, कैटलिस्ट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल, आयरन, यही सब ना यार, ये सब जितना भी है ना, सब डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है। अब इसका रीजन पूछेगा, व्हाई डज डी ब्लॉक एलिमेंट शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी, भाई एस ब्लॉक क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते हैं हम? हाँ, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहता है। तो 2-3 रीजन है। क्या रीजन है, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। डी ब्लॉक एलिमेंट शो कैटालिटिक एक्टिविटी, इट इज ड्यू टू, अब ऑप्शन डालेगा, है ना, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव लिखेगा। 3 कारण होता है इसका, तीनों कारण हम लोग देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रेजेंस ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ free valencies, presence of free valencies over metal surface, हाँ समझा रहे हैं भाई, सब समझा रहे हैं। और प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, मेटल सरफेस, प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसी। आप देखिए टीचर्स डे के दिन जो प्लेटफॉर्म बना था नीचे, जहाँ पे आप लोग प्रोग्राम किए, है ना, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत जन आया, अपना परफॉर्मेंस दिया, हटते गया, है ना। प्लेटफॉर्म को कुछ नहीं होता है। स्कूल का जो असेंबली का हॉल होता है, जहाँ पोडियम बना रहता है, वो ख़राब होता है क्या? एक ग्रुप आया, अपना परफॉर्म किया, गाना होने का ख़त्म हुआ, दूसरा आया, फिर वो हटा, फिर दूसरा। स्टेज को कुछ नहीं होता है। इसका मतलब क्या? स्टेज वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारा कार्यक्रम होता है, लेकिन उस स्टेज को कुछ नहीं होता है। उसी तरह कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट एक सरफेस है जहाँ फ्री वैलेंसीज एग्जिस्ट कर रहा होता है, और इसी के सरफेस पे पूरा रिएक्शन चलता है। इसी पे रिएक्शन चलेगा सब कुछ। फ्री वैलेंसी होता है। फ्री वैलेंसी मतलब यहाँ इस फ्री स्पेस खाली रहता है, जिसको जैसे निकाले ना, जैसे दीज आर कॉल्ड फ्री वैलेंसी। ये फ्री रहता है, इसी के ऊपर रिएक्शन चलता है। कैसे? देखिए, जैसे आप हेबर्स प्रोसेस में जानते हैं कि नाइट्रोजन प्लस ये मिलके क्या बनता है? NH3 बनता है। होगा क्या कि नाइट्रोजन यहाँ कंबाइन किया, यहाँ पे फ्री वैलेंसी में, यहाँ हाइड्रोजन कंबाइन किया, ये जगह चिपक जाएगा ऐसे करके सरफेस के ऊपर, और इसी सरफेस पर रिएक्शन चलेगा। इस पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, यहाँ से ये टूट के अलग हो जाएगा। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है। तो सारा यहाँ पे बॉन्ड टूटना और बॉन्ड नया बॉन्ड बनना सब इसी सरफेस पे होता है, फ्री वैलेंसी पे ही होता है। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समझ में आया? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड। अरे कहाँ रिएक्शन होगा? हवा में थोड़े हो जाएगा रिएक्शन, प्लेटफॉर्म है वो, इसी पर रिएक्शन होना है। फ्री वैलेंसी प्रोवाइड। तो डी ब्लॉक एलिमेंट एक फ्री वैलेंसी सपोर्ट करता है, वहाँ पे जाकर केमिकल रिएक्शन होता है। प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होने के कारण एक होता है, और वेरिएबल। ये 3 रीजन है। इसको डेप्थ में कैसे कैसे करता है आपको पढ़ना नहीं, जब एग्जाम में आएगा। रीजन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट शोइंग कैटालिटिक एक्टिविटी इज ड्यू टू, ये तीनों में से चौथा ऑप्शन डालेगा, ऑल ऑफ द अबव डालेगा। फ्री वैलेंसी तो बोले फ्री सरफेस, मतलब जैसे फ्री सरफेस, स्टेज खाली नहीं होगा तो दूसरा ग्रुप आएगा। अरे उसी प्लेटफॉर्म खाली होना चाहिए ना, जहाँ पे रिएक्शन होगा, सारा कुछ भरा रहेगा, फ्री वैलेंसी भरा हुआ है, रिएक्शन चलेगा। अब फ्री वैलेंसी का मतलब होता है फ्री खाली पड़ा हुआ है, उसी पर रिएक्शन चलना है, सब कुछ खाली पड़ा हुआ है। चलिए, यहाँ पे कैटालिटिक प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए। देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए। एटॉमिक साइज पढ़ लिए, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लिए, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लिए हम लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ लिए हम लोग, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पढ़ लिए हम लोग,
चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलॉय फॉर्मेशन। अब देखिए दोनों में फर्क समझिएगा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड और एलॉय में क्या फर्क पड़ता है। व्हाट इज एन एलॉय? एलॉय तो आप लोग जानते होंगे, मेटल मिक्सचर नॉन मेटल मेटल, ये क्या बोल रहे हैं आप? एलॉय दो मेटल का बना हुआ आता है ना। मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी कुछ कहीं कहीं होता है, लेकिन एक जनरली हम लोग मेटल के बीच में बांधते हैं। जैसे तांबा पीतल होता है, ब्रास जैसे हुआ, ब्रास कॉपर जिंक का होता है, ब्रॉन्ज कॉपर टिन का होता है ना। तो जनरली आप देखिएगा ये जो एलॉय बनता है ना, डी ब्लॉक का ही बनता है ना। जैसे आप स्टील देखिएगा, आयरन निकल होता है ना। अब पूछेगा एलॉय फॉर्मेशन और इंटरस्टिशियल कंपाउंड में दोनों में फर्क क्या है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड में भी डी ब्लॉक के साथ दूसरा दूसरा एलिमेंट चला गया था ना, उसमें बोरोन नाइट्रोजन हाइड्रोजन था ना, ये सब चीज। तो उसमें और इसमें फर्क क्या है? एलॉय और इंटरस्टिशियल कंपाउंड में फर्क क्या है, समझिएगा फर्क कहाँ पे आता है। देखिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑर्डर अरेंजमेंट में है सारा कुछ। मान लीजिए लोहा है या सोना है, तो बीच बीच में छोटे छोटे आइटम चला गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरस्टिशियल कंपाउंड, है ना। दिस इज इंटरस्टिशियल। अब देखिए एलॉय का मतलब समझिए, स्टील बनाना है हमको, लोहा निकल लिए मिला दिए, ठीक है, हो गया। तो लोहा और निकल को हम मिला दिए साथ में, ठीक। तो इनिशियली जब लोहा डाले उसमें तो सारा आयरन का आइटम है ना। अच्छा उसके बाद जब निकल मिलाएंगे और जब दोनों मॉल्टन स्टेट में रहेगा तो दोनों मिक्स कर जाएगा आपस में, और फिर जब सॉलिडिफाई करेंगे तो फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड आ जाएगा। उसमें होगा क्या कि ये तो आयरन रहेगा, ये क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है? ऑल्टरनेट नहीं, बीच बीच में वो घुस जाएगा, है ना। मतलब गैप के बीच में नहीं भरेगा भाई, उसका ओरिजिनल साइड पे भर जाएगा वो। ये तो गैप में ना भर रहा था, यहाँ पे इस आयरन को हटा के अपने घुस गया ये। अब क्यों ऐसे घुसेगा? ये एलॉय कब बनेगा? कंडीशन होना चाहिए जब ओरिजिनल एटम का साइज और जो घुस रहा है उसके अंदर दोनों का साइज मोर और लेस सेम, मतलब 10% का वेरिएशन होना चाहिए बस, साइज का डिफरेंस, तभी जाकर। और नहीं तो अगर उससे छोटा हो गया तो कैसा कंपाउंड बन जाएगा? इंटरस्टिशियल। अलॉय बनाने के लिए डी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए अलॉय बनाता है क्योंकि डी ब्लॉक में जनरली जितना भी एटम्स होता है उसका साइज 10% से आगे पीछे होता है, केवल साइज का डिफरेंस, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। इसीलिए जब मिलाइएगा ना तो ओरिजिनल एटम को हटा के अपने घुस जाएगा वो। दोनों में फर्क समझ में आ गया? आया समझ में दोनों में? एलॉय फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, दोनों में फर्क, ठीक है। नाउ इसमें स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग। एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन, alloys are homogeneous, alloys are homogeneous solid solution है, solid solution in which the atom of one metal, in which the atom of one metal are distributed randomly, are distributed randomly among atoms of other metal. The alloys are generally formed by those atoms which have metallic radii
रेडियाई, मेटालिक रेडियाई with about 15% of each other. ओके, बस 2 मिनट में छोड़ दो, बस 2 मिनट में छोड़ दिया। एक चीज देख लीजिएगा ध्यान से कि आयरन, कोबाल्ट और निकल ये एमालगम कभी नहीं बनता। एमालगम क्या होता है? मरकरी के साथ कोई कंपाउंड बनता है उसको एमालगम बोलते हैं, है ना। तो मरकरी के साथ ये कभी एमालगम नहीं बन सकता है। ये क्यों? क्योंकि दोनों का साइज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। एलॉय बनने के लिए साइज का डिफरेंस क्या होना चाहिए? लगभग 10% से ज़्यादा आगे पीछे होना चाहिए। 10% कितना लिखा है? 15%। 15% से आगे पीछे होना चाहिए। इससे ज़्यादा करिएगा तो नहीं होगा। ठीक है, उतार लीजिएगा। थैंक यू फॉर टुडे। Therefore, for one metal can substitute the other metal. एलॉय नहीं बनेगा इस 3 मेटल का, है ना। क्यों नहीं? साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। साइज का डिफरेंस तो 15% का होना चाहिए। तो ज्यादा का होगा तो एलॉय नहीं बनेगा। क्वेश्चन आ जाएगा इसमें, which of the following metal will not form amalgam?